नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। इस चर्चा में आज देश के सामने सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है कि आखिर 23 की बागडोर लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने किसके हाथ में सौंपी है। कौन संभालेगा देश की बागडोर। इसी चर्चा में देश के तमाम बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल व्यस्त हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके भाग्य का विधाता कौन बनेगा। परसों मैंने इसी मंच पर देश की जनता को आगाह किया था कि देश के सम्मुख कौन बनेगा, देश के हाथों में किसके हाथों में देश की बागडोर जनता सौंपेगी। जनता के सामने बहुत द्वंद्व है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने से पहले से ही शंखनाद कर रही है, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। वहीं विपक्ष छठे चरण के समापन और 7वें चरण जो कल मतदान होगा उसके तमाम पहलुओं पर गौर करके, आकलन करके जो 57 संसदीय क्षेत्रों में कल मतदान होगा 1 जून को 8 राज्यों के, तो उसमें इंडिया गठबंधन, जहां विपक्षी मुख्य जो गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बेदखल करना चाहता है, वो हुंकार भर रहा है कि हम 300 पार हो गई। तो ऐसी स्थिति में जनता बहुत द्वंद्व में फंसी हुई है। सारी बहसों का यही है कि जिस प्रकार से पूरे आत्मविश्वास के साथ इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश कुमार से लेकर बिहार में लालू यादव और उनके सुपुत्र से लेकर तमाम नेता ये हुंकार भर रहे हैं ममता बनर्जी कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को देश की लोगों ने उसके खिलाफ जनादेश दिया है। हकीकत क्या है? देश की जनता के सामने एक प्रश्न है। हमने कहा था कुआं और खाई, इस पर कई लोगों ने प्रश्न उठाए। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा ये कहना है, देश के हजारों लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की आज़ादी के लिए किया, इस लोकशाही को स्थापित करने के लिए किया, इस देश में गुलामी के कलंक से मुक्त करने के लिए किया। वो किसी व्यक्ति विशेष या दल को सत्तासीन करने के लिए नहीं किया, अपितु देश की पूरी जनता की खुशहाली के लिए किया था। और जनता की खुशहाली के लिए आज वर्तमान में मैं देख रहा हूं तमाम राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके एजेंडे में नहीं है। भले ही वो चुनाव में जनता के हितों के लिए कई काम करने की बात करते हों, घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हों, पर हकीकत में ये चुनाव केवल सत्ता पे काबिज होने के लिए है। इस देश की कहीं दूर तक प्राथमिकता नहीं। हालत ये है 77 साल में देश का अपना नाम, अपनी भाषा का मूलभूत इतिहास
से वंचित तो किया ही गया, देश की परंपरागत व्यवस्थाओं से वंचित कर दिया गया। भारतीय जो संस्कृति के मूल तत्व थे, जिसके कारण भारत विश्व में सोने की चिड़िया से लेकर विश्व गुरु था, उन मूलभूत सिद्धांतों को दरकिनारे किया गया और आत्मसात किया गया। किस भी ढंग से देश की सत्ता की बागडोर उनके दल और उनके हाथ में आई। ये तमाम राजनीतिक दल देश के आम जनमानस को, देश के आम नागरिक का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश को नई दिशा देने के लिए, देश की प्रतिभाओं का सम्मान करने के बजाय केवल सत्ता में आकर अपने प्यालों और अपने निहित स्वार्थ के कार्यों में लगे रहते हैं। इसी कारण आज देश का आम जनता से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय इनसे वंचित है। इन सारे मूलभूत अवस्थाएं हैं, वो आम आदमी नहीं, ये सारे व्यापार में परिणत हो गए। काला बाबा कहते थे, किसको सुनाऊं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। भारत में तमाम लोग दलीय राजनीति के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। देश की प्राथमिकताएं नहीं। परसों एक मित्र हमसे कह रहे थे, चीन ने तमाम संसार के आर्थिक संसाधनों पर, व्यवसाय जगत पर कब्जा इसलिए कर रखा है क्योंकि वहां देश के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ दलीय हित और व्यक्तियों की निष्ठा को, सत्ता लोलुपता को बढ़ावा दी जा रही। यहाँ राष्ट्र और दलों का नहीं, व्यक्ति प्रधान और स्वार्थ प्रधान चल रहा है। अपनी लोकेशना की पूर्ति के लिए, अपनी पदेशना की पूर्ति के लिए देश के तमाम संसाधनों, आशाओं और अपेक्षाओं को जमींदोज किया जा रहा है। इस कारण में मुख्य जो इस समय 2024 का जो चुनाव हुआ, 19 अप्रैल से जो पहला मतदान हुआ 7 चरणों में, और कल जो 7वें चरण का अंतिम मतदान होगा 57 सीटों पर, 543 संसदीय सीट पे ये मतदान होगा। उसका परिणाम 4 जून को होगा। कल ही शाम देश के अधिकांश खबरिया चैनल जो आम जनमानस के खबरों को नजरअंदाज करते हैं, वो दलीय आकाओं के स्वार्थों की पूर्ति में उनके महिमा मंडित करने में लगे रहते हैं। वो उनके बारे में बताएंगे कौन दल आगे है, कौन दल पीछे है, किसके पास सत्ता आने नहीं है, किसके नहीं, परंतु सब भूल गए इन सत्ता संघर्षों में। ये जिस प्रकार से तमाम कुरुक्षेत्र का जो संघर्ष था वो भगवान कृष्ण के करीब था, परंतु यहाँ जो देश में लोकशाही का कुरुक्षेत्र हो रहा है वो केवल मोदी के आसपास घूम रहा है। उसमें दल गौण हो चुके हैं, उसमें केवल मोदी है, मोदी के पक्षधर और मोदी के विरोधी। देश इस प्रकार से बन गया, पर होना ये चाहिए था देश के नागरिकों को दलीय बंधुआ मजदूर बनने के लिए व्यक्ति के मोह में बने। हमारे देश में ये कहा, हंस बुद्धि रखिए, सार सार को गहलिए थोता दे उड़ाए। आज ये हो रहा है। आप मोदी जी चुनाव, कल 7वें दौर का अंतिम मतदान है और उसमें चुनाव प्रचार कल शाम से बंद हो चुका है, परंतु मोदी जी कन्याकुमारी में जहां शिला है, विवेकानंद शिला, उस पर ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान कल शाम तक चलेगा। एक प्रकार से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना है। ये एक प्रकार से, दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जहां चुनाव प्रचार बंद करने की एक नैतिक वो था, इस प्रकार से महाजन ऐनगत्ता सौपन था। तमाम लोगों को राजनीतिक दलों से ये नैतिक आशा की जाती थी, अपेक्षा की जाती, वो इस प्रकार का काम न करें
जो मर्यादाएं हैं चुनाव आयोग की, जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई है, उसमें प्रचार करने का था। इसमें केवल इस समय तो मोदी कर रहे हैं, कहीं इससे पहले केजरीवाल ने भी इस प्रकार का काम किया। उन पे एक चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक थप्पड़ लगता है, थप्पड़ के प्रायश्चित के अगले दिन वो चुनाव, जिस दिन प्रचार बंद था, उस दिन वो राजघाट में बैठ गई। तो राजघाट में बैठ गई, सारी खबरिया चैनलों ने उनका प्रायश्चित का वो दिखाया। तो अगर इस समय जहां मोदी वहां बैठे होते, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला, अगर तमाम विपक्षी दल गांधी जी के समाधि पे बैठ जाते तो हो सकता है फिर वहाँ भी मौन जुलूस या अपने अपने घरों में मौन जुलूस कर देते, या भले ही स्वीकृत न दे, परंतु ये तमाम चीज़ें हैं कि मोदी को ध्यान आकृष्ट करने आता है। परंतु यहाँ नैतिक मूल्यों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है राष्ट्र की। राष्ट्र में देश की सबसे बड़ी इस चीज को हमने ये कहा, देश के सामने एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, मोदी की सरकार आती है, तो जिस प्रकार से 10 सालों में बेरोजगारों की सुध लेने का काम नहीं किया गया, देश में व्यवस्था में कानूनों का, खासकर जीएसटी का दंश आम आदमी को जिस प्रकार से झेलना पड़ा, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया गया, जिसमें पक्षपात किया गया, उससे व्यवस्था में एक प्रकार से सुशासन नहीं आ पाए। भले ही मोदी ने विश्व में बहुत महत्वपूर्ण काम किए, जो भारत में राम जन्मभूमि का को लगे हुए विदेशी आक्रांता के कलंक को मिटाने का काम किया और राम जन्मभूमि को सम्मानजनक एक राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा की। ये बहुत ऐतिहासिक काम है। 400-500 सालों की दास्ता और संघर्ष के बाद जब न्याय मिला तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य धारा 370 हटाने का है। तीसरा कार्य 3 तलाक का पे अंकुश लगाने का था। ये तमाम चीज़ें और कई अन्य चीज़ें, विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाना, परंतु उसके साथ जिस प्रकार से अनेक कारण रहे, जो बेरोजगारी का, आम युवाओं को बेरोजगारी, रोजगार का कहीं नहीं है। आईआईटी से लेकर तमाम जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगारी का सन है। जिस प्रकार से कई राज्यों में बेरोजगारी का प्रतिशत उत्तराखंड सहित कहीं काफ़ी बढ़ चुका है, उसको निदान करने के लिए कोई काम नहीं है। जनता की जो जन आकांक्षा हैं, जो जनता की मांगे हैं, उत्तराखंड में किस प्रकार की जनता की मांगे थी, राजधानी गैरसैंण से लेकर जो जिस प्रकार से एक अंकिता भंडारी का जो प्रकरण था मूल निवास और भू कानून का, उसे अनसुना करके जिस प्रकार से वहां घुसपैठ हुई, अपराधियों का ऐश का आमना, उस पर अंकुश रखने के लिए सरकार कोई जन आकांक्षाओं के हिसाब से, जनता के मांग के हिसाब से काम नहीं कर रही है। और डबल इंजन की सरकार है, किस प्रकार से काम करिए इसका सामने है। 4 धाम यात्रा का अभी इन दिनों जिस प्रकार से एक छोटी सी 4 धाम यात्रा को ये उत्तराखंड की सरकार टैकल नहीं कर पाई, जिस प्रकार से उत्तराखंड में वनाग्नि से कितना नुकसान हुआ, जिस प्रकार से वहाँ जंगली जानवरों ने पूरा आम जनमानस को त्रस्त कर दिया, जिस प्रकार से वहाँ के बेरोजगारी का है, अग्निवीरों की जो प्रक्रिया है, भारत के सेना में देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के लोग सदा समर्पित रहते। यहाँ के युवाओं को आशा थी कि वो भर्ती भी होंगे सेना में, परंतु जब से अग्निवीर का प्रकरण एक व्यक्ति अग्निवीर वर्ग के देश की सीमाओं पे जाता है, वो
लेह लद्दाख से लेकर सियाचिन से लेकर तमाम जगह अपने देश अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए पेंशन नहीं चाहता। पर एक नेता, सामान्य नेता वहां से जनादेश पार्टी के टिकट लेके आता है, जनादेश ले लेता है, उसे पेंशन मिलेगी। ये कितना विरोधाभास है। एक आम आदमी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ 30-40 हजार तनख्वाह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के लिए लाखों रुपए का अन्य सुविधाओं सही उसे युक्त है। नौकरशाहियों पे इतने 8-8, 10 गुना ज़्यादा वेतन, ये देश के युवाओं के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है। जिस प्रकार से यहाँ निजी क्षेत्रों में ठेकेदारी प्रथा में मिनिमम तनख्वाह भी नहीं दे, उनका किस प्रकार से शोषण है, उनको दूर करने के लिए कोई काम नहीं। इसलिए युवाओं में एक असंतोष फैल रहा है। व्यवसाय किससे करें, किसका व्यवसाय करें, पूरा आधारभूत ढांचा तहस नहस हो रखा है। जिस प्रकार से, तो इस प्रकार की मूल समस्याओं के प्रति जब मोदी सरकार का रवैया उदासीन रवैया, तो जनता को लगता है कि ये भी सरकार आएगी तो यहाँ के बेरोजगारों को, युवाओं को, आशाओं को वो नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं विपक्ष आता है। विपक्ष आता तो किस प्रकार से अंधतुष्टिकरण का, केवल अंधतुष्टिकरण करके देश की एकता और अखंडता को, जातिवाद के गहरे घाव को, भारतीय यहाँ पे जातिवाद का जनगणना की जा रही है। जातिवाद के नाम पे देश को विभाजन करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी देश में का एक उद्देश्य था, एक आदर्श वो था, हम दो हमारे दो, उनका जिन्होंने पालन किया उनको दंडित किया जाए, पर जिन्होंने उसका उल्लंघन किया, राष्ट्र के मूल्यों का, राष्ट्र के लक्ष्यों का, उनको उसे सम्मानित किया। जाति के आधार पे, धार्मिक आधार पे यहाँ पर आरक्षण यहाँ उनको था जो वंचित थे, शोषित थे, जो शोषण था, जिन्हें यहाँ के संविधान विशेषज्ञों ने, निर्माताओं ने ये जरूरत समझी, क्योंकि देश के विभाजन को जिन्होंने अपने हिस्सेदारी मांग ली, वो बार बार उनको हिस्सा देने के लिए देश तैयार नहीं है। उनके साथ किसी प्रकार से भारतीय नागरिक के साथ, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें विकास के अवसर मिलना चाहिए, परंतु पक्षपात पूर्ण अंधतुष्टिकरण किसी भी का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से केवल इनको शोषित रहे जो जाति के आधार पर, वो अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को जो आरक्षण मिला है, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए यहाँ पे जो आरक्षण है, उसमें गुणात्मक सुधार करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए था। जिस प्रकार से, तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए खाई गई। इस गंभीर को देश के खिलाफ जिस प्रकार से घुसपैठियां, बांग्लादेश से लेकर, रोहिंग्या से लेकर कितने घुसपैठियां यहाँ देश के अंदर घुस चुके हैं, वो भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जमींदोज करने के, तो उस पर अंकुश रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस प्रकार से विघटनकारी तत्व पाकिस्तान और चीन के इशारे पर और नाटो देशों के, अमेरिका और कनाडा से लेकर जर्मन, जापान, फ्रांस से लेकर ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बैठे हुए लोगों को जिस प्रकार से भारत की उन्नति, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए यहाँ देश के आस्तीन के सांपों को भड़काकर उनको भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर अंकुश रखने के लिए ये सरकारें तैयार नहीं होगी। खासकर जिस प्रकार से धारा 370 के बारे में, जिस प्रकार से वो भारतीय भाषाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो कहते हैं इस देश में फिर वो गुलामी की, विदेशी आक्रांताओं की भाषाओं में शिक्षा देंगे। ये नहीं कह रहे हैं देश को गुलामी से मुक्त करेंगे। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को, जिस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने इस देश की संस्कृति को, इस देश को सदा गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को इस देश में लागू किया,
इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को लागू किया, उसी प्रकार से अब इंडिया गठबंधन भी चाहता है देश में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ज्यों की त्यों रही। जिस षड्यंत्र से मुक्त करने के लिए देश के लाखों जांबाजों ने अपनी शहादत दी, वो फिर थोपा जाए, देश को फिर गुलाम बनाया जाए, विदेशी ताकतों के इशारे पर भारतीय संस्कृति को जमींदोज किया जाए, ये किया जाए। और ये सब इस कारण हो रहा है, देश की सरकारों ने देश की आम जनमानस को देश के शिक्षा क्रम में इस प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं किया कि आने वाले समय में विभाजनकारी ताकत सर न उठा सके, उनका पर्दाफाश करें। जिस प्रकार से देश के विभाजन कराया अंग्रेजों ने, उनके पास सत्ता थी, उन्होंने अपने मुस्लिम लीग से लेकर अन्य लोगों को जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया और देश को विभाजन के लिए धार्मिक आधार पर मजबूर किया, तो उसका निराकरण, उसके बाद देश में इस प्रकार के तत्व सर न उठाए, उसका कड़ा प्रबंध होना चाहिए था। आज भी ये कार्यक्रम नहीं किया गया। उसके तरफ न तो देश के तमाम राजनीतिक दलों का उस तरफ ध्यान है, केवल मुस्लिम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन के मंसूबों को बेनकाब करने का काम किया। हमारा ये मानना है प्रधानमंत्री को चुनाव में इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, परंतु अगर उनको इस प्रकार के तत्वों को सर न उठाने देने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए थे। 10 सालों में उनकी सरकारों ने क्या किया? केवल बाघ आ रहा है या ये खतरा आ रहा है, इसे कह के भय दोहन करके जनादेश का हरण करने की उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अभी तो हर हालत पे ऐसी विकट स्थिति फिर देश के सामने ना आए, उस पर अंकुश लगाने का काम किया। जातीय और इस प्रकार से तमिलनाडु में ये कहा गया कि भारतीय सनातन धर्म को, हिंदुओं को जिस प्रकार मच्छर मानकर मलेरिया की तरह समूल नाश करने की बात कही, वो उनके असली मंसूबे उजागर। ये तमाम चीजें हैं इन भयानक खतरों का, क्योंकि विकास कितना कर लो, शासन कितना कर लो, मोदी के आने के बाद एक बात निश्चित है, जो देश के विभाजनकारी ताकतें थी उन पर अंकुश लग गया, उनकी गतिविधियों को अंकुश लग गया। उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के मुख्य संस्कृति से अलग कर दिया। आज जिस प्रकार से वहाँ मणिपुर में प्रकरण हुआ, वो इनके ही द्वारा किए गए कुकृतियों का परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। उसके अलावा जिस प्रकार नागालैंड में है, जिस प्रकार से मेघालय में है, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में उड़ीसा से लेकर बंगाल से लेकर असम से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में जो धर्मांतरण का एक घिनौना षड्यंत्र जो भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने का काम किसी सरकारों ने मजबूती से नहीं किया। और ये केवल विदेशी ताकतें जो भारत को कमजोर बनाना चाहती है, उनके रहमो करम पर देश नहीं छोड़ा जाएगा। देश को कैसे मजबूत बनाना है ये रूस से सीखे, देश को कैसे सबल बनाना है ये चीन से सीखे, देश को कैसे सुरक्षा की जाती है ये इजराइल से सीखें। नहीं तो उदासीन होने के कारण जिस प्रकार से भारत के कितने टुकड़े हो गए, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितने टुकड़े हुए। जिस प्रकार से भारतीय देश, जो देश उदासीन रहे, चाहे तिब्बत वाले रहे, चाहे ईरान वाले रहे, इराक वाले रहे, इन सब ये मिट गए हैं। वो कहाँ? यह तो भारत में शरणार्थी का जीवन
जी कर रहे हैं या संसार के अन्य देशों में, परंतु अपनी मूल जमीन से वो कट चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। इस बड़े खतरे पे कितना भी विकास हो, कोई भी सरकार हो जो इस प्रकार के राष्ट्रघाती तत्वों को संरक्षण देता है, उन पर अंकुश लगाना सरकारों की पहली प्राथमिकता है। इस खतरे के प्रति अब तक लोकशाही के तमाम वो बुद्धिजीवी, चाहे पत्रकार रहे हों, ध्रुव राठी रहे हों, या योगेंद्र यादव रहे हों, या प्रशांत किशोर रहे हों, या तमाम बुद्धिजीवी, वो उदासीन रहे। उनको इन खतरे के प्रति देश की जनमानस को आगाह नहीं किया। समाचार जगत से तो ये अपेक्षा ही नहीं की जाती है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से देश के सामने इतने बड़े खतरे को की उपेक्षा की है, इस देश में फिर विभाजनकारी ताकतें सर न उठा पाई। निर्दोष लोग, जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन में चाहे लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए हों या मुस्लिम मारे गए, वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वो भारतीय थे। उनका मारा जाना राष्ट्र पे कलंक है, मानवता पे कलंक है। इस प्रकार के खतरों से देश को एक कवच करना चाहिए। उस कवच को देने में तमाम राजनीतिक दल, तमाम खबरिया चैनल, तमाम बुद्धिजीवी विफल रहे। आने वाले कल परसों में जो आंकलन करेंगे, आंकलन में कह रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन के समर्थक पत्रकार कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से बहुमत जुटाएगी, कहीं 272 का अंक, जादुई अंक नहीं छू पाएगी। कुछ का कह रहे हैं मोदी की जगह गडकरी को बनाया जाएगा, कुछ का कहना है कि योगी को किया जा सकता है, कुछ का कहना है अमित शाह को किया जाएगा। परंतु वो भूल गए, भले ही इस समय संघ उदासीन दिखाई दिया, क्योंकि मोदी ने पूरा जो चुनाव था, देश की राजनीति अपने नाम के आगे किया। ये उनका एक अनैतिक काम है, ये नैतिक नहीं माना जाता है। लोकशाही में समूह का होता है, भागीदारी का होता है, व्यक्ति विशेष का। वही लोकेशना अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल की गारंटी। इस मामले में कांग्रेस इस समय थोड़ा जो परिवारवाद का जिसमें का आरोप है, जिन्होंने परिवारवाद के नाम पर चलाया है, उन्होंने इस समय कांग्रेस की कहा। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मोदी से लेकर अमित शाह ने मिलकर इस प्रकार से किया, न संघ के इस प्रकार से एक प्रकार से उपेक्षित रहा या निष्क्रिय रहा या दूरी बनाई रही। ये इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति को उस संगठन के लाखों लोगों के समर्पण से आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़ा प्रत्यक्ष है कि संघ ने अपने पीढ़ियों के लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर भारत को एक मजबूत भारतीय संस्कृति के अनुकूल सरकार देने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। जिस प्रकार से तो इसी के कारण आखिर कौन आएगा नहीं आएगा, परंतु हमारा मानना है जिस प्रकार से अमित शाह का कौशल है, जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति बनाकर चुनाव आयोग से लेकर चुनावी मशीन, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से पहले हटाना की मांग कर रहे थे कांग्रेस तत्कालीन सरकार से, अब कांग्रेस और विपक्ष कर रही है। परंतु स्थिति यह है जिस प्रकार से संदिग्धता है, उसमें ये कहते हैं कि कार्य मेहनत से करने से होता है, नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगा। वो ये है जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह, योगी सहित इन तमाम
भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों ने देश में गली गली कोने कोने में सैकड़ों मीटिंगें की, अंधाधुंध प्रचार किया और एक माहौल बनाया खबरिया चैनलों के द्वारा, इंटरनेटी प्रचार के द्वारा, अब की बार 400 पार। और उसके बाद उन्होंने मेहनत की। अगर ये इतने ऐसे ही काम इंडिया गठबंधन करता, वो अभी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं चुन पाए, वो अपना कौन बनेगा। किस प्रकार नैतिक कमजोर हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आने वाले अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार दिल्ली में आबकारी योजना में शराब घोटाले के प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद रहे, अभी जमानत में आए हैं। 2 तारीख को उन्होंने जाना है और कह रहे हैं मैं देश के लिए आया। तो वहीं मोदी जी इस समय ध्यान आकर्षण के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद की शिला पे भारत का चिंतन कर रहे हैं। सकाम भक्ति भी हमारे शास्त्रों में स्वीकार है, परंतु नैतिकता की दृष्टि से ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक गांधी जी का बात है, अभी मोदी जी ने चुनाव में किस प्रकार की बातें कही ये देखने योग्य। हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति से जो कुछ अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए, अंध किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। चाहे मोदी हो, महात्मा गांधी हो। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। उनको मार्टिन लूथर से लेकर अफ्रीका के गांधी कहे जाने तमाम उनको अपना आदर्श मानते थे। सारे संसार में उनकी चर्चाएं होती थी। देश के आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने इस प्रकार से आम जनमानस को जोड़ने का काम किया। इसीलिए तमाम सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम नेताओं ने उनको अपना अग्रज माना, उनका अपने आदरणीय माना। ये तमाम चीज़ें हैं। तमाम विरोधाभास के बाद गांधी जी, चाहे एनी बेसेंट जी हों, उन्होंने ये कहा था ये राजनीति में बच्चा, या वो भारतीय इनके कथनी और करनी में अंतर में गांधी जी के कई प्रसंगों में वो भारतीय देश के लिए खतरनाक मानते थे। पर गांधी जी ने अपना कर्म कर दिया। आज परीक्षा है हमारी। मोदी जी ने क्या कहा, ये चुनावी माया जाल में इंद्रजाल है, इसमें नेताओं का लोकेशना सत्ता के जो सत्ता की लालसा में जुटे हुए पक्ष विपक्ष, उनका भी इस भारी गर्मी में विचलन हो सकता है। उनकी बातों में न जाए। गांधी को कौन जानता, गांधी के कितनी मजबूत है कि गांधी को दूरी बनाने वाली संघ पोषित भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, गुजरात मुख्यमंत्री तक गांधी को कितना स्वीकार करते थे ये वो जानते हैं, ये दुनिया जानती है। परंतु जैसे ही सत्ता में आए देश की, तो उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो गांधी जी की एक कीर्ति थी, उनको समेटने के लिए उनका ध्वजवाहक बन गए। ये इस पर चर्चा न की जाए। गांधी के आदर्शों की निर्मम हत्या गांधी को तथा गांधी के विरोधियों से ज़्यादा गांधी को मानने वाले लोगों ने की, जिसमें गांधी के मानने वालों की सरकारें नहीं। गांधी द्वारा ये कहा जाना कि ये कह दो दुनिया वालों से कि गांधी अब अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषाओं को जानता है। भारतीय भाषाओं को जमींदोज करने का काम अगर किसी ने किया, इस देश की अब तक की सरकारों ने किया। तो गांधी का मद्य निषेध का शराब सारी बुराइयों की माता है, इस पर प्रतिबंध नहीं। तो
गांधी के आदर्शों को कितने देश की सरकारें और सत्ताधारी दल उनके त्याग, संघर्ष, सादगी भरे जीवन, ये तमाम चीजें भले ही बुद्धि विलास के लिए, चर्चा के लिए कितना आरोप प्रत्यारोप कहेगा कि गांधी को हम जानते हैं, वो जानते हैं। अंधभक्ति, भारतीय संस्कृति इतनी विशाल रही, इसमें लाखों गांधी, इतने विराट व्यक्तित्व रहे, उसमें एक व्यक्ति नहीं। भगवान कृष्ण जिस प्रकार 16 कलाओं का संपूर्ण थे, पुरुषोत्तम रामचंद्र, ये भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। परंतु तमाम और नेता जो महापुरुष हैं, उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। एक इंसान रहे, इंसानों में कई कमियां रहती हैं, वर्तमान में सब भी हैं। भले ही मोदी जी कहे कि मुझे भगवान ने यहाँ भेजा, भगवान ने मोदी जी को ही नहीं, यहाँ के इस पृथ्वी के हर जड़ चेतन को भेजा है। इसलिए सबको परमात्मा का नहीं संसार में भेजा है। कई बार अरविंद केजरीवाल भी कह देते थे, इन नेताओं की बातों में न जाकर, ये तो सत्ता की लालसा के कारण इस प्रकार की बयानबाजी करें। देश के नागरिकों को इन्होंने क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। देश के आम नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, न्याय ये मिल पा रहा है, ये कसौटी पे। और इसके बिना देश चाहे विश्व की पहली महाशक्ति बन जाए, कल्याणकारी राज, लोगों को रोजगार के लिए, वेतन देने के लिए कह रहे हैं कि कहां से आएगा पैसा। इन नौकरशाह नेताओं को करोड़ों, लाखों, करोड़ों रुपए देने के लिए कहां से आ रहा है, अन्य योजनाओं के लिए कहां से आ रहा है, उद्योगपतियों के कर्ज को माफ करने के लिए, उनके ऋण को माफ करने के लिए कहां से आ रहा है। देश की व्यवस्था को कल्याणकारी हो, इसी में हम सबका कल्याण है। और आशा है कि जो भी सरकार आएगी वो भारत की सेवक होगी। ये इनको लोकशाही में इनको मठाधीश बनाना, ये सेवक हैं। मोदी जी ने कहा था हम चौकीदार हैं, मैं जनता का सेवक हूँ, ये सेवक समझिए। ये जनता जब इनको राजशाही की तरह, थोकशाही में इन्हें मठाधीश बना देती है, इनकी अन्न वंदना करती है, वो लोकतंत्र के लिए घातक होती है। इसीलिए राजनीतिक दल देश की जनता के हितों को नज़रअंदाज करते हैं कि जनता दलों की बंधुआ मजदूर बन जाती है, जनता देश के नेताओं को की आरती उतारने बैठ जाती। जो सही करे उसका समर्थन करो, जो गलत कर रहा है उसका विरोध करो, हंस बुद्धि की तरह। इसी के साथ आने वाले समय में चुनाव परिणाम आपके सामने होगा कि जो सही हो, गलत हो, जो भी आएगा, परमात्मा के इस उसमें कोई चाह के भी इस देश का अहित नहीं कर सकेगा। परंतु देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हर अच्छे काम का साथ और हर बुरे के खिलाफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।